हाय एवरीवन, दिस इज शमा। हमारा जो टॉपिक है कॉर्पोरेट टैक्स या फिर जिसको हम कंपनी टैक्स भी बोलते हैं। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कौन पे करता है और ये किस लिए लगाया जाता है, इसका पैसा किसके पास जाता है और कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कौन बनाता है, किस किस टाइप की कंपनीज के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है, ये सब हम आज कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। पहले टैक्स का मतलब समझ लेते हैं। द टैक्स इज लिवाइड इन इंडिया बेस्ड ऑन टू अप्रोचेज। हमारे इंडिया के अंदर दो तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है वही पर्सन उसको पे करता है। डायरेक्ट टैक्स को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जिस पर्सन की इनकम या प्रॉफिट होता है उसी को टैक्स पे करना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कंज्यूमर के थ्रू टैक्स पे कराते हैं इन फॉर्म ऑफ सर्विस टैक्स, या आपने सुना होगा कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आते हैं। डायरेक्ट टैक्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला है इनकम टैक्स जो कि इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता है या फिर फर्म्स के ऊपर लगता है उनकी इनकम और प्रॉफिट्स पर, और दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनीज के ऊपर लगता है। कंपनीज अपने प्रॉफिट्स और इनकम पे जो टैक्स पे करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स आर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कॉर्पोरेट टैक्स का जितना भी पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है। और यूनियन गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है कि वो जितने भी कॉर्पोरेशन टैक्स से रिलेटेड रूल्स एंड लॉज हैं उनको ऑल्टर कर सकती है या फिर उनके अंदर चेंजेस ला सकती है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेशन टैक्स। मीनिंग करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स का मीनिंग क्या होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मेजर सोर्स या मतलब कहते हैं कि मेजर पोर्शन जो होता है ना रेवेन्यू का, वो कॉर्पोरेट टैक्स ही कंट्रीब्यूट करता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स नेट इनकम एट अ फ्लैट रेट विदाउट एनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एज एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। जो कंपनी होती है उसको अपनी नेट इनकम के ऊपर एट अ फ्लैट रेट टैक्स पे करना पड़ता है और उनको कोई भी बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलती है जो कि इंडिविजुअल को मिलती है। जैसा कि हमें पता है कि इंडिविजुअल को अप टू 2.5 लाख जो उनकी इनकम होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसकी अप टू 3 लाख इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो अप टू 5 लाख इनकम पर उनका कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स है उनको ऐसी कोई भी बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलती है। According to Article 366, subsection 6 of the Constitution of India, corporate tax means any tax on income that is payable by company on their income at flat rates. However, there are different prescribed rate for different type of companies and for different types of income. यहाँ पर different types की कंपनी के लिए different rates को define किया गया है। डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अलग रेट है, फॉरेन कंपनीज के लिए अलग रेट है। यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनीज की बात कर रही हूँ मैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी, अगर आपका जो टर्नओवर है वो अप टू 250 करोड़ है तो आपको फ्लैट रेट 25% से टैक्स पे करना है, और अगर आपका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से अबव है तो 30% फ्लैट रेट से टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। अब हमने कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब वो समझ लिया कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है और कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर कंपनी की क्या डेफिनेशन है, किस एसोसिएशंस को या बॉडी को हम कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये समझते हैं। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 17, ये इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर कंपनी को डिफाइन किया गया है। द कंपनी मीन्स एनी इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी है उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। अगर कोई कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब फॉरेन कंट्री है, और वो इंडिया में आकर बिजनेस करती है, इंडिया से पैसा अर्न करती है, तो उसको भी इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है।
Any institution, association or body which is or was assessable as a company for any assessment year under the Indian Income Tax Act 1961. कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी किसी भी साल में एज अ कंपनी अगर असेस हो चुकी है और उसने इनकम टैक्स पे किया हुआ होता है तो उसको हम हमेशा के लिए कंपनी ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इंडियन और नॉट, विच इज डिक्लेयर्ड बाय जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड टू बी अ कंपनी। कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या 1956, चाहे वो इंडियन कंपनी है चाहे वो नॉन इंडियन कंपनी है, अगर सेंट्रल बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक कंपनी है बाय पासिंग अ जनरल और अ स्पेशल ऑर्डर, तो उसको हम कंपनी ही मानेंगे और उनको अपनी इनकम या प्रॉफिट्स पर कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये तो हमने जो मीनिंग करा है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करा है। जनरली ट्रेडिशनली कंपनी का मीनिंग क्या होता है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate entity with a perpetual succession and common seal from its shareholder। जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। कंपनी की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। कंपनी को ये सोचकर क्रिएट किया जाता है कि वो फ्यूचर में भी अब रन करेगी और कंपनी की अपनी एक अलग कॉमन सील होती है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ कंपनी एज अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ मेजर टाइप की कंपनीज हैं जिनको डिफाइन किया गया है और जिनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आती है इंडियन कंपनी जो कि डिफाइन है आईटी एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 के अंदर। कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होती है या इनकॉर्पोरेट होती है वो कंपनी इंडियन कंपनी बोली जाती है। अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज फॉर्मली इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया अदर देन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो कंपनी है अगर वो किसी भी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है और जो वो स्टेट है वो इंडिया का पार्ट है तो उस कंपनी को हम इंडियन कंपनी बोलते हैं। कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय और अंडर अ सेंट्रल स्टेट और प्रोविनिकल एक्ट। अगर कोई भी सेंट्रल स्टेट या प्रोविनिकल एक्ट के अंडर कोई भी कंपनी स्टैब्लिश हुई है तो उसको भी हम इंडियन कंपनी बोलते हैं। एनी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन और बॉडी विच इज डिक्लेयर बाय द सेंट्रल बोर्ड टू बी अ कंपनी। अगर सेंट्रल बोर्ड ने कोई भी ऑर्डर पास कर किसी भी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन को एज अ कंपनी डिक्लेयर करा है तो उसको भी हम इंडियन कंपनी बोलते हैं। इन ऑल द केसेस स्टेटेड अबव इट इज नेसेसरी दैट देयर रजिस्टर्ड प्रिंसिपल ऑफिस मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। बट मेन कंडीशन क्या है कि इन सारी एसोसिएशंस या कंपनीज का जो रजिस्टर्ड प्रिंसिपल ऑफिस है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। अगर आपका रजिस्टर्ड प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया के अंदर है तो वो कंपनी इंडियन कंपनी कंसिडर की जाएगी। उसके बाद आती है नेक्स्ट डोमेस्टिक कंपनी। ये आईटी एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 22A के अंदर डिफाइन है। डोमेस्टिक कंपनी का मीनिंग समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसका मीनिंग समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अंडर रूल 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रूल्स द प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स आर एज फॉलो। देखो प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है। फर्स्ट, ये 3 कंडीशन अगर आपके जो है इंडिया के अंदर फुलफिल हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। अब ये 3 कंडीशंस क्या हैं वो समझते हैं। The share register of the company for all the shareholders shall be maintained regularly at its principal place of business within India। जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जिसके अंदर आपके शेयर होल्डर्स के सारे डिटेल्स हैं वो रेगुलरली मेंटेन होना चाहिए। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। In respect of any assessment year from the date not later than the first day of April relevant assessment year। मतलब जो आपका रिलेवेंट ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से ही आपको जो आपका शेयर रजिस्टर मेंटेन करना है वो इंडिया के अंदर करना है। पहली कंडीशन ये है।
दूसरा ये है जितनी भी जनरल मीटिंग्स जो आपकी कंडक्ट होंगी रिलेटिंग टू जो आपको डिविडेंड डिक्लेरेशन करना है या फिर फॉर पासिंग द अकाउंट्स ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो भी आपकी जनरल मीटिंग्स होंगी वो भी इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है द डिविडेंड डिक्लेयर इफ एनी शैल बी पेबल ओनली विद इन इंडिया टू द ऑल शेयर होल्डर्स, और अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो वो भी आपको इंडिया के अंदर ही पे करना है टू द ऑल शेयर होल्डर्स। तो आपके तीन कंडीशन क्या है, जो आपका शेयर रजिस्टर्ड है वो आपको कहाँ पर मेंटेन होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और जो प्रिंसिपल प्लेस है वो कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया के अंदर। दूसरा ये है जितनी भी जनरल मीटिंग्स होती है रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन या फिर अकाउंटिंग डिसीजन वो भी इंडिया के अंदर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि आपने अगर जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है वो आपको पेबल करना है इन द इंडिया। तो जब भी हम प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स की बात करते हैं ना, तो मतलब हम तीन कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अब डोमेस्टिक कंपनी का मीनिंग करते हैं। इट मीन्स एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी। देखो इंडियन कंपनी है उसका तो सब कुछ इंडिया के अंदर हो गई, और एनी अदर कंपनी के अंदर आता है फॉरेन कंपनी which in respects of income liable to income tax act has made the prescribed arrangements for the declaration and the payment within India of the dividend payable out of such income। अगर आपने prescribed arrangements इंडिया के अंदर कर रखे हैं तो फिर वो कंपनी चाहे इंडियन है चाहे फॉरेन है वो डोमेस्टिक कंपनी के अंदर फॉल होगी। In other words, all Indian companies are domestic company, but all domestic companies are not Indian company। ये लाइन समझना, जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं वो तो डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी के अंदर आती हैं, क्योंकि इंडियन कंपनीज हैं तो उनकी जो तीनों कंडीशंस हैं इंडिया के अंदर वो फुलफिल होंगी। बट जो ऑल डोमेस्टिक कंपनीज आर नॉट इंडियन कंपनी, मतलब डोमेस्टिक कंपनीज के अंदर तो फॉरेन कंट्रीज भी आती हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो भी सारी इंडियन कंपनी है। A foreign company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividend is also a domestic company। कोई भी फॉरेन कंपनी है जिसने प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स कर रखी है इंडिया के अंदर वो भी डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी के अंदर फॉल होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है फॉरेन कंपनी। ये आईटी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 23A के अंदर डिफाइन है। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं होती है। डोमेस्टिक कंपनी नहीं है मतलब जिसने अपने प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स इंडिया के अंदर नहीं कर रखे हैं और वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर भी रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी दैट अ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, जो कंपनी है वो भी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है मतलब फॉरेन रजिस्टर्ड है, एंड नॉट हैज मेड द प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया। तो ये होती है फॉरेन कंपनी। उसके बाद आती है पब्लिक सेक्टर कंपनी। द टर्म पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय और अंडर एनी सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वो कंपनी जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है, उस कंपनी के मेंबर है, चाहे उन्होंने उस कंपनी के अंदर शेयर खरीद रखे हैं या फिर उन्होंने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है या वो उस कंपनी का किसी भी तरीके से पार्ट है। अगर गवर्नमेंट उस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। इन शॉर्ट आप पब्लिक सेक्टर कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ये इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 के अंदर डिफाइंड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। Section 2 subsection 18 of the Income Tax Act has defined a company in which the public are substantially interested. In the following cases, a company is said to be a company in which public are substantially interested. यहाँ पर कुछ केसेस दिए हुए हैं, कुछ सिचुएशंस दी हुई है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलते हैं जो वो कंपनी है उसके अंदर पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। वन बाय वन सारे कंडीशंस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आती है कंपनी ओन बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई। अगर किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट या आरबीआई ओन करती है तो वो इस कंपनी की कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। कंपनी इन विच नॉट लेस देन 40% शेयर आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई
और अ कॉरपोरेशन ओन बाय द आरबीआई। अगर किसी भी कंपनी के अंदर 40% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं जो कि गवर्नमेंट या आरबीआई होल्ड करती है, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। अगर कोई आरबीआई की ही कॉरपोरेशन है, अगर वो भी होल्ड करती है, तब भी हम इस कंपनी को बोलेंगे कि ये वो कंपनी है जिसके अंदर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। तीसरी कंडीशन है कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर सेक्शन 8 के अंडर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल होती है। फोर्थ कंडीशन है कंपनी हैविंग कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टिसिपेशन एटलीस्ट 50% और मोर इक्विटी शेयर हैव बीन हेल्ड बाय वन और मोर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर किसी भी कंपनी के एटलीस्ट 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, चाहे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने या फिर एक से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी ने होल्ड किए हुए हैं, तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि जो कंपनी है उसके अंदर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 and its equity share were as on the last date of the relevant previous year listed in recognized stock exchange in India। ये तो हम सबको पता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है। पब्लिक कंपनी ही सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हैं और अपने इक्विटी शेयर्स को वहाँ पर लिस्टेड कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो ही है तो ऑब्वियसली बात है कि पब्लिक आपके शेयर्स को बाय और सेल करती होगी, तो इट मीन्स पब्लिक आपकी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट कंडीशन है कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड इट डिक्लेयर बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मतलब सीबीडीटी टू बी अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। अगर सीबीडीटी के ऑर्डर के द्वारा कोई भी कंपनी डिक्लेयर की गई है तो वो कंपनी होती है पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कंपनी। लास्ट कंडीशन है म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी। अगर कोई म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी है जिसका मेन प्रिंसिपल बिजनेस ही क्या है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उनको क्रेडिट देना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है वाइडली हेल्ड कंपनी, जो हमने अभी पढ़ा है ना, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, उसी के ये दोनों टाइप हैं। वाइडली हेल्ड के अंदर क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्टेड होती है। क्लोजली हेल्ड के अंदर क्या होता है, पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती है। लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन इंडिया इज कैटेगराइज्ड एज एन कंपनी कैरिंग ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। ये क्या करती हैं, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती हैं और उनके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी बेसिकली क्या करती है, दूसरी कंपनीज के सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। और ऑपरेटिंग एज एन NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये बैंक की तरह काम करती हैं बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होती हैं। दीज आर गवर्न बाय आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इनको गवर्न करता है। द कॉर्पोरेट हैज़ टू बी फर्स्ट सेटअप एज अ नॉर्मल प्राइवेट पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जो कॉर्पोरेट है कंपनी है उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सारी मेन कंपनी है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर डिफाइन की गई है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।